अब हम बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय के कम होने के कारण क्या है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय या रीजन फॉर लो नेशनल इनकम इन इंडिया। या आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत में आर्थिक विकास की गति कम क्यों है। ओके, ये सारे लगभग सेम ही आपको पॉइंट देने पड़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय कम है तो इसकी वजह क्या है, उनको हम लिखते हैं यदि एग्जाम में आएगा। तो आप ये देखिए, पहले तो बेसिक कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, ठीक है, एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों ही न केवल विकसित देशों की अपेक्षा कम है, अपितु इसमें बड़ी असमानताएं भी पाई जाती हैं। राष्ट्रीय आय जो होगी उसमें जनसंख्या का भाग दो दोगे तो प्रति व्यक्ति आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम स्टेज में हो जाए जब वो, तो उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा कुल, वो आय जो होगी उसको जब आप जनसंख्या से भाग दोगे तो प्रति व्यक्ति आय आएगा। तो भारत में इसके कम होने की, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय कम होने की क्या वजह है उसको हम देखेंगे। पहला है, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब हमारी जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है ना, आर्थिक संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है, जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग उत्पादक ना होते हुए केवल उपभोक्ता बन के रह गया है। जब हमारे पास जितने संसाधन है उनको विकसित हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा जनसंख्या आ रही है। तो इससे क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादक ना होते हुए उपभोक्ता बन के रह जाते हैं, जिसका राष्ट्रीय एवं प्रति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और 2024 तक तो हम विश्व में सबसे ऊपर नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे जनसंख्या की दृष्टि से। इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है, गरीबी भी बढ़ती है, लोगों की जो कुशलता है उन्हें कुशलता या स्किल नहीं मिल पाता। तो ये सारी समस्याएं फिर कहीं ना कहीं जनसंख्या के माध्यम से ही होती है कि अब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन उतने नहीं बढ़ेंगे, तो गरीबी, अशिक्षा और स्किल स्किल लेबर नहीं मिलेगी। तो जब स्किल लेवल नहीं होगी तो उनकी उत्पादकता कम होगी, उत्पादकता कम होगी तो उससे इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो जीवन निर्वाह स्तर कम रहेगा। तो ये पूरा एक चक्र फिर चलने लगता है। तो पहला कारण हो जाएगा बृहद जनसंख्या वृद्धि का होना, भारत में राष्ट्रीय आय कम होने का। दूसरी वजह है राष्ट्रीय आय कम होने का कृषि पर अत्यधिक निर्भर होना। जब कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, इस वजह से भी आप कहोगे राष्ट्रीय आय कम, क्योंकि जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसका लगभग 43% कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है या कृषि क्षेत्र पर ही आश्रित है। जबकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान केवल 14.65%। अब इसको समझो, आप हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 43% कृषि क्षेत्र में है, लेकिन जो देश की कुल जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 14% है। मतलब कोई न कहीं अनुपात मैच कर ही नहीं पा रहा है कि जितनी जनसंख्या लगी है कृषि क्षेत्र में उसका जीडीपी में जो हिस्सा है बहुत कम है। एक बड़ा वर्ग कृषि क्षेत्र में संलग्न होते हुए भी सीमांत उत्पादकता एवं आय सृजन में पीछे रह जाता है। मतलब कृषि क्षेत्र में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज्यादा लोग लगे हैं। यदि वो लोग ना भी लगे तब भी कृषि के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आवश्यकता से अधिक लोग उत्पादन में लगे हैं और उत्पादन वृद्धि तो होगी नहीं, क्योंकि जितनी क्षमता है उतना ही होगा, आप और भी लोग लगा दो। तो जब कृषि में अत्यधिक निर्भरता है, लोगों को और वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो इसका भी असर पड़ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय निम्न है। अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। अब भारत में निम्न आय का ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। बड़े जो एक बड़ा कारखाना, जो बड़े बड़े कारखाना है आज भी रोजगार उसी पैटर्न में उपलब्ध कराते हैं जो पारंपरिक तरीके से चले आ रहे थे। और यदि नई तकनीक आ भी रही है तो उससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको नई तकनीक के अनुसार जो आपके पुराने मजदूर थे उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्किल देने करना पड़ेगा, ठीक है, कुशल बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी हम श्रम आधारित चीजों पे ज्यादा है, श्रम आधारित हैं, क्योंकि जो हमारी तकनीक है वो पिछड़ी है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, जितनी क्षमता है हमारे यहाँ उतनी क्षमता से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल में तो काफी जो रुग्ण इकाइयां थी उनमें सुधार किया जा रहा है। उनमें आप ये समझ सकते हो कि प्राइवेट जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनको लागू किया जा रहा है। सरकार अपने औद्योगिक हिस्सेदारी लगातार कम कर रही है, तो काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी औद्योगिक पिछड़ापन है। और
एक बड़ा कारण औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलता ना हो पाने का वजह है कि यहाँ का जो संभावना है उसको हम अभी तक क्या नहीं कर पाए, संभावनाओं को पूरी तरह से, जो संभावना है उनको पूरी तरह से हम उपयोग नहीं कर पाए। यानी औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान मात्र 30.18% है, जबकि इसका योगदान बहुत अधिक होना चाहिए था। और यदि इसका औद्योगिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में बढ़ता तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, जनसंख्या का जो निर्भरता है अन्य क्षेत्रों में वो कम होती, रोजगार भी बढ़ते, उत्पादकता भी बढ़ती और योगदान भी जीडीपी और प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय में बढ़ेगा। आर्थिक विषमता भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है या राष्ट्रीय आय कम है। आर्थिक विषमता है कि कुछ क्षेत्र काम ठीक कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र राज्य, गुजरात है, दिल्ली है, कर्नाटक है, इन क्षेत्रों की स्थिति ठीक है। और कुछ बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ अभी भी उस लेवल पे बड़े व्यापार या औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया जो ऊपर के महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली वाले क्षेत्रों में हुआ। इसका वजह यह है कि जो आर्थिक विषमता है, चाहे वो राज्य राज्य की आर्थिक विषमता हो, चाहे एक राज्य में विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक विषमता हो। जैसे हम मध्य प्रदेश को ही देख लें, मध्य प्रदेश का पश्चिम का अलग स्थिति है, मध्य प्रदेश की पूरब दक्षिण पूरब जो स्थिति है वहाँ बिल्कुल अलग स्थिति है। तो जो आर्थिक विषमताएं हैं कहीं ना कहीं ये भी राष्ट्रीय आय के या राष्ट्रीय आय को निम्न बनाए रखने में अपना जो योगदान दे रही है। जो कि क्या होना चाहिए, जब एक क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं तो दूसरे क्षेत्र की भी स्थितियों को ठीक करके उसी विकास की गति में शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। और जो पर्याप्त संसाधन है जिन क्षेत्रों में, वहाँ यदि फिर भी आर्थिक विषम पिछड़ापन है तो उसको भी ठीक करने की जरूरत है। पूंजी निर्माण की कमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकास का एक मुख्य जो कारण कहा जाता है वो पूंजी का अभाव। यदि पूंजी नहीं होगी तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी निवेश की कमी, पूंजी निर्माण की दर का कम होना, इससे भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय कम होने का या आप एक कारण में बता सकते हो। इसके अलावा आप बताओगे कुशल एवं प्रशिक्षण मानव संसाधन की कमी। कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, यदि श्रम शक्ति हमारी कुशल नहीं होगी, ठीक है, इसका वजह ये होगा कि कुशलता नहीं होने से उत्पादन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उत्पादन की क्षमता कम होने से फिर वही बात आएगी कि उत्पादन कम होगा, रोजगार कम होंगे, आय कम होगी तो राष्ट्रीय आय भी कम होगी। तो भारत में बृहद स्तर पर श्रम शक्ति का अधिक होने के बावजूद कौशल एवं विकास जैसी सुविधाओं की कमी देखी जाती है। भारत में केवल 5% श्रम शक्ति ही कौशल एवं विकास की औपचारिक सुविधा प्राप्त कर पाती। इस वजह से जो युवा है या जो मानव संसाधन है या हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उत्पादनकर्ता सेवा प्रदाता में रूपांतरण नहीं हो पाता और एक श्रम या मजदूर या अकुशल मजदूर या एक उपभोक्ता बन के रह जाता है। तो आपको हमें क्या है, जो हमारी युवा शक्ति है उनको हमें क्या करना है, कुशल बनाना है और उनको एक उत्पादनकर्ता और सेवा प्रदाता बनाना है, ना कि उनको उपभोक्ता या अकुशल लेबर। यदि वो बेहतर उत्पादन करता या सेवा प्रदाता बनेंगे तो उनके लिए भी, उनकी आय के लिए भी और राष्ट्रीय आय के लिए बेहतर होगा। आधारभूत संरचना, यदि आधारभूत संरचना अच्छी नहीं है तो ना तो हम सेवा क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते, ना हम उद्योग क्षेत्र में काम कर सकते और ना ही हम कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम। तो औद्योगिक संरचना, औद्योगिक आधारभूत ढांचा, कृषि का आधारभूत ढांचा, सेवा क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचा का होना बहुत ही जरूरी है, जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय या रोजगार के संसाधनों में वृद्धि कर सकते हैं। तो आधारभूत संरचना की कमी होना भी राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को कमी को दर्शाता है। इसके बाद निम्न स्तरीय तकनीकों का प्रयोग। निम्न स्तरीय तकनीकों के प्रयोग से क्या है, हम बड़ी मात्रा में परंपरागत और पिछड़ी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। अब तो काफी हद तक कृषि के क्षेत्र में चीजें बदल रही हैं, नहीं तो कृषि में तो अभी भी हल बैल का ही उपयोग हो रहा था। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में भी पिछड़ी तकनीकों का उपयोग हो रहा था। और यदि तकनीक है भी हमारे पास तो वो भी विदेशी निर्भरता ज्यादा है, विदेशों से ही हमें लेना पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं निम्न स्तरीय तकनीक होना या तकनीक का पिछड़ापन होना एक तरफ उत्पादन लागत में वृद्धि करता है तो दूसरी तरफ निम्न स्तरीय उत्पाद होने की वजह से विक्रय मूल्य में कमी जैसी समस्याएं भी खड़ी हो जाती है। यदि कहने का मतलब है हमारे पास अच्छी तकनीक नहीं है
तो हम उत्पादन भी कम करेंगे, और जो उत्पादन करेंगे भी तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसका भी स्तर ठीक नहीं होगा कि हम उसको विदेशों में भी बेच पाए। तो निम्न स्तरीय तकनीकों के कारण भी हमारी प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय कम है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, या हम पिछड़े हुए हैं। आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और सबसे बड़ी बात, जब से कोरोना आया, कोरोना ने तो हालत पूरी दुनिया की खराब कर दी। तो आर्थिक मंदी से क्या है, विकास दर घट जाती है, लोगों के रोजगार छिन जाते हैं। जब रोजगार छिनेंगे, विकास दर कम होगी, तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में आना शुरू हो जाता है। हम निर्यात नहीं कर पाएंगे, हमें इनकम कम होगी, हमारे जो खजाना है वो खाली हो जाएगा, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इन सबसे आर्थिक मंदी भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की कमी को दर्शाता है। अन्य कारणों में आप बोल सकते हो कि हमारे यहाँ अवैध स्रोतों से भारी मात्रा में धन कमाया जाता है, भ्रष्टाचार, काला धन, अत्यधिक सब्सिडी जैसी समस्याएं भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को कम करने में जिम्मेदार हो हैं। या तो निष्कर्षता यही हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय निम्न एवं मध्यम श्रेणी में शामिल है, और यदि ऊपर के जो कारण बताए गए हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि हम इनको बेहतर करें तो कहीं ना कहीं हम अपनी अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को ऊपर और बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक शब्द और देख लीजिए कि प्रति व्यक्ति जीडीपी। प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब है, आप जो देश की जीडीपी है, यानी सकल घरेलू घरेलू उत्पाद है, उसमें आप जनसंख्या का भाग दे दें। जब आप जीडीपी में जनसंख्या का भाग दे दोगे तो पर व्यक्ति जीडीपी निकल आएगा, यानी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना हो रहा है, एक वित्त वर्ष में कुल कितना आर्थिक उत्पादन हो रहा है टोटल, उसको टोटल जनसंख्या से भाग दोगे तो एक व्यक्ति के हिसाब से कुल उत्पादन कितना हुआ उसका आपको वैल्यू पता चल जाएगा।